This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You are watching PSX Hotline. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक को फाइनली मार्केट ऊपर नीचे होते होते सुबह को तो बहुत ज़बरदस्त चढ़ी 265 पॉइंट हमने प्लस भी देखा. उसके बाद सेलिंग आई, नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग मैं इसको कहूँगा. इसको तमाम न्यूज़ वालों से पूछ लिया कि भाई कोई वजह बताओ कि मार्केट 11 के बाद क्यों गिर गई, तकरीबन 12 बजे के बाद. तो किसी ने कोई ख़बर नहीं सुनाई है मुझे. दैट मीन्स इट्स प्योरली इकनॉमिक इशू ऑफ प्रॉफिट टेकिंग. फॉर सम पीपल दिस इंक्रीज इज़ टू मच. उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये 10 रुपये कमा लिए, 11 रुपये कमा लिए, तो भाई जल्दी से निकल जाओ, खा लो पी लो, खाओ भाई जाओ. लेकिन जो सीजन रेगुलर इन्वेस्टर है जिनका विजन लॉन्ग टर्म है, हु रियली वांट टू मेक मनी, एंड द ओनली पीपल हु रियली मेक मनी आर द पीपल हु इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. वो लगा के छोड़ देते हैं, वो बढ़ती रहती है चीज़ें. वो जो बीच में चढ़ते उतरते हैं लोग, ट्रेन की अगर मिसाल दी जाए, एक आदमी चला इस्लामाबाद के लिए तो चला, इस दौरान बहुत सारे लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, वो एक लोकल वो होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. तो ट्रेन जो चली है हमारी 5000 से, मैं 2009 में आया तो 5000 पे थी, लोगों को पकड़ पकड़ के इन्वेस्टमेंट कराई और आज माशाल्लाह 36 पे है. और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए. मुझे तो अपने किस्मत पे यकीन नहीं आता, मेरी बातों पे यकीन नहीं आता. आई एम ए वेरी वेरी हैप्पी पर्सन. सब लोगों से दुआएं मिलती हैं और कुछ ना मिले सही, पैसे वैसे किसी से नहीं लिया आज तक. KC 100 में 11.75 का इजाफा जनाब, 36,137. KC 30 में 13 का लॉस है, 21,065. ऑल शेयर्स 21 प्लस 24,637. और वॉल्यूम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, 274 मिलियन. ये हमें बड़ा हेल्प करेगा इमर्जिंग मार्केट में दाखिल होने में, क्योंकि अगर सब कुछ होता और वॉल्यूम ना होते तब भी हमें इमर्जिंग मार्केट में एंट्री ना मिल पाती. इंशाल्लाह 14 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा और बहुत बड़ी उम्मीद है कि दिस टाइम पाकिस्तान विल जॉइन द फास्ट ग्रोइंग क्लब ऑफ कंट्रीज़, जिसमें ब्राज़ील और रशिया और इंडिया जैसे मुल्क हैं. तो हमें भी वो पजीराई जल्द मिलने वाली है और उसका भी एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे बहुत पॉजिटिव है. आज 135 कंपनीज़ में इजाफा हुआ है और 198 में लॉस और अनचेंज 22 हैं. पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 59 मिलियन के साथ आज टॉप ऑफ द वॉल्यूम है और अपर लॉक पे पिछले 3 दिनों से है. ये वो कंपनी जिसको मैंने शुरू से सपोर्ट किया जब ये 10-12 रुपये का था और आज माशाल्लाह इस लेवल पे आया. इसकी एक कंप्लीशन तेज़ी से जारी है. पोर्ट कासिम पे ये बल्क टर्मिनल बन रहा है और जैसे जैसे इस पर प्रोग्रेस होती है इसके रेट बढ़ते हैं. बहुत जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द ईयर और उसके बाद ये अगले 200 साल तक प्लेटफॉर्म काम करेगा. जिसने इसको लगा दिया उसको ना बेचे. मैंने शुरू से इसकी 200 रुपये की प्रेडिक्शन दी हुई है. इंशाल्लाह ये 200 पे जाएगा. उसको आपको घर की जायदाद के तौर पे रख लेना है, बच्चों को दे देना है, बच्चे अपने बच्चों को दें. इसको बेचने का कोई सवाल नहीं है. TRG पाकिस्तान नंबर 2 वॉल्यूम लीडर 21 मिलियन, दीवान मोटर 10 मिलियन, TPL ट्रैकर 10 मिलियन, कराची इलेक्ट्रिक 10 मिलियन. तो टॉप गेनर फिरोज सन्स लेबोरेटरी 44 प्लस, सोनोफी एवेंटिस 18, गिलेट पाकिस्तान 13, नेस्ले 12, एटलास बैटरी 11. टॉप लूजर्स बाटा पाकिस्तान 100 माइनस, यूनिलीवर फूड 100 माइनस, सफ़ायर टेक्सटाइल 36 माइनस, सीमेंट पाकिस्तान 30 माइनस, खैबर टोबैको 19 माइनस. आज की मार्केट जो खुली उसका बैकग्राउंड ये था कि ऑयल की कीमत काफ़ी ऊपर आ गई. 48.29 का रेट दिखाया जा रहा है. इसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट भी सारी पॉजिटिव खुली, उसके बाद एशियन मार्केट भी पॉजिटिव खुली. डीके में आज 186 का इजाफा, हैंगसेंग में 234 का इजाफा, शंघाई में 7 का लॉस, सेंसेक्स में 206 और सिंगापुर में 48. इसी वजह से हमारी मार्केट स्टार्ट होती 265 पे, विद इन आवर और सो 265 प्लस पे गई. 36,390 का लेवल. कोई नेगेटिव ख़बर नहीं आई. कल को जो कुछ होना था आपने देख लिया, हो गया. नथिंग बिग डील. पनामा लीग इतने दिनों से चल रहा है, इसी दौरान मार्केट हमारी 34,000 से 36 पे पहुंच गई. तो क्या इम्पैक्ट मार्केट ने लिया? आपके सामने कुछ भी नहीं लिया, नील लिया. और ये बात मैंने शुरू से कही थी कि दिस लीग विल नॉट
लीड टू एनी डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट और एनीथिंग, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर का नाम हम है नहीं इसमें, और उनका एक बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है। दूसरे लोग जो बातें कर रहे हैं, they don't have any background, they don't know how to form capital companies, how to break companies, how to relocate companies. तो बहरहाल ये अच्छी खबर कि हमारे इस मार्केट इस लेवल पे आ गई है। दूसरी मार्केट जो अभी खुली हैं यूरोप की, उसमें भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो कोई वजह नहीं थी नेगेटिव होने की, लेकिन हो गई है ड्यू टू सेलिंग ऑफ पीपल विद शॉर्ट टर्म विजन। मार्केट ये जो 2016 शुरू हुआ था, उस ज़माने में हमने एक बड़े एक्सपर्ट को बुलाया था, डॉक्टर गौहर रसूल साहब को, जिन्होंने जो हेड करते हैं अपने इंटरनेशनल सेल्स को इंटर मार्केटिंग के। तो उस वक्त हालात बड़े ख़राब थे और बड़ा गुलूम का मौसम था, क्योंकि 2015 बड़ा बुरी तरह से क्लोज़ हुआ था विद नो गेन। तो डॉक्टर साहब आए और कहने लगे जी हमने बिल्ड के बहुत बड़ा एक प्लान बनाया 2016 का, विच विल गो एंड सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैंने कहा सर आपका काम तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो हालात गुजर गए। तो कहने लगे जी जो गुजर गया वो गुजर गया, 16 इंशाल्लाह बेहतर होगा। आज डॉक्टर साहब फिर आज हम इनको ले आए ढूंढ ढांड के बड़े मुश्किल से। डॉक्टर साहब उस दिन जनवरी वाला शो मुझे चाहिए था दिखा दूँ, जी जी, तो बड़ा मज़ा आ जाता। उस वक्त भी हमारे लिमिटेड से ट्रिगर्स थे जिस पे हमने फोकस किया था। एक हमारा ये था कि MSCI वाला जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्ले करेगा। किसी के जहन में ये बात नहीं थी, उस वक्त नहीं था, बट वो जैसे जैसे जून रिव्यू आता गया। और फिर दूसरा ये भी देखें कि हर लेवल पे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किसी तरह से हम इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आ जाएं, वो एक्सचेंज हो। उस ज़माने में वॉल्यूम क्या थे? एग्जैक्टली वेरी वेरी लो वॉल्यूम, बस 100 पे चल रहा था। थोड़ा बहुत उसमें रीजनल मार्केट्स का भी सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहा था कि चाइना वगैरह के अंदर काफ़ी प्रेशर्स थे मार्केट के अंदर, उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही थी। उसके अकॉर्डिंगली जो उनके साथ के चंद एक मुल्क थे, वियतनाम वगैरह, उन्होंने भी करेंसी डिवैल्यू की, चंद एक और ममालिक का भी नाम आ रहा था। तो एक ऑटोमेटिक उसी रीजन में होते हुए हम पे भी प्रेशर आना शुरू हो गया। दूसरा फेड रेट हाइक की बातें चल रही थी उस ज़माने में कि जी 2016 के अंदर 4 दफ़ा फेड रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, अमेरिका चला जाएगा। तो वो प्लान भी चेंज हो गए ना। फेडरल रिजर्व की हाइक जो है वो एक ही हुई है पिछले साल, और उसके बाद से अब तक कोई हाइक नहीं है। अब जो 4 से 1 का व्यू बन गया है कंसेंसस के, शायद वो एक ही हो पूरे साल के अंदर। ये चीज़ फॉरेन प्रेशर जो आ रहा था सेलिंग का, उसको काफ़ी ईज ऑफ किया उसने। रीजनल सेंटिमेंट जो ख़राब था वो चाइना के स्टेबल होने की वजह से वो बेहतर हो गया, उन्होंने अपने युआन को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और बाकी जब MSCI वाली कहानी जैसे जैसे डेट करीब आती गई तो वो लोग खुद ब खुद उस बैंड वैगन को ज्वाइन करते चले गए। लेकिन MSCI का हमने देखा कि पिछले 15-20 दिन में काफ़ी उसका इम्पैक्ट आया जी। सडनली सबने रियलाइज़ किया कि ये हो रहा है। इस एक्चुअली मूव बड़ी डिस्टिंक्ट थी। 23 फरवरी से आपका इंडेक्स रैली करना शुरू कर गया, थोड़ा सा 1000 पॉइंट रैली किया, फिर 17 सेशन कंसोलिडेट किया, फिर उसने एक 1200-1500 पॉइंट की रैली की, फिर 16-17 सेशन की कंसोलिडेशन की, और उसके बाद सबसे शार्पेस्ट मूव जो थी वो पिछले चंद दिनों में हमने देखी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम याद रखने के लिए इन इवेंट्स को एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम सर्टेन लेवल जो आता है तो जहाँ पे हम एक्साइटेड हो जाते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आखिरी दफ़ा जब हमने सेलिब्रेट किया, जलेबी शलेबी मंगाई, वो था 34,500। 34 बड़ी तेज़ी से गुजर गया था, दोबारा हमें टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ कि 36 पे आ गई मार्केट। अभी तक हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया। नहीं तो आपकी 2 सेलिब्रेशन डबल मंगाई। अब ऐसा करेंगे 36,500 पे कर लेंगे। 36,500 क्योंकि वो एक ऑल टाइम नया हाई भी हो जाएगा इंट्राडे बेसिस पे, और वहां से ऑनवर्ड्स फिर हमें उम्मीद है दैट वुड बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। जी, हमारा हाईएस्ट पॉइंट 36,471 है। 471 जो अगस्त, वो जब क्रॉस करेंगे उसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये मार्केट भी अगर आप देखें ये जस्ट शाई ऑफ दैट लेवल, उससे थोड़ा पहले ये कंसोलिडेशन फेज में चली गई है। वॉल्यूम्स थोड़े से थिन हो गए, ऑल्दो आज वॉल्यूम ज़्यादा थे, बट इसमें भी बल्क टर्मिनल का वॉल्यूम मेन। आपने कहा 471 जी, वी रीच 390 टुडे जी, अराउंड मिड डे जी। इंट्रा डे में तो हम देख रहे हैं इवन 450 भी हमने हिट किया था पिछले चंद सेशंस के अंदर, लेकिन 450 से वापस आ गए। हमें क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए कि मार्केट इंट्राडे हाई को ब्रीच करे और वहाँ से ऑनवर्ड्स वॉल्यूम आए, रैली करे इंडेक्स, और उस पॉइंट से 100-200 पॉइंट ऊपर जाके कहीं हेल्दी क्लोजिंग दे, ताकि हमें ये एक कन्विक्शन आ सके कि जी कन्विंसिंग मूव है, ये वापस रिट्रेस नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कल इंडेक्स वापस फिर से नीचे खड़ा हुआ होगा। इनफैक्ट थिंग्स शुड स्टार्ट बिल्डिंग अप फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। अब हमारे पास 2-3 सिनेरियो आजकल जो डेली का पैटर्न हम ये देख रहे हैं कि सुबह उठते एकदम से मार्केट ऊपर जाती है जी, उसके बाद से सेलिंग आया। ये 36,000 की वजह से, ये 36,000 कंसोलिडेशन फेज है। छोटे विजन के जो लोग हैं जो 2-4 रुपए कमाने वाले, उनकी सेलिंग है आपके ख्याल में? सर इसको इस तरह वो भी है, पार्टली वो भी हैं इसमें, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वक्त मेन जो ड्राइवर होता है या तो वो
जब ब्लू चिप्स में काम करना शुरू करती है आवाम उस वक्त होता है, या जब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आती है? इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नॉर्मली ब्लू चिप्स तक ही कन्फाइंड रहती है। अब वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है वो इस लेवल पे आके थोड़ी सी डल हो गई है। ठीक है जी, MSCI में अभी भी एक पॉइंट तो है कि शायद ना हो, आपने कुछ रूम तो रखना है, अनाउंसमेंट तक कुछ तो वेट करना चाहिए आपको। हम अपने फॉरनर से बात करते हैं, दे सीम वेरी सरप्राइज कि आप लोग इतने एंथुसियास्टिक हैं कि 20% इंडेक्स आपने रैली कर दिया सिर्फ MSCI के चक्कर में, कंसिडरिंग इट्स नॉट अ फंडामेंटल चेंज, इट्स जस्ट अ री रेटिंग इवेंट। ऐसा नहीं कि कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी MSCI में जाने से, और जो वो 2 रुपये की अर्निंग कंपनी देती थी वो 4 रुपये करने लगेगी और 20 रुपये वाली। कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट पीपल आर विलिंग टू पे अ हायर प्रीमियम, वो एक एक्स्ट्रा प्राइस देने को तैयार हैं। एक नए इन्वेस्टर के रेडार में आप आ जाएंगे जो कि सिर्फ इमर्जिंग मार्केट्स या उससे ऊपर की मार्केट्स को लुक आफ्टर करते हैं और नीचे की मार्केट्स को लुक आफ्टर नहीं करते हैं। एक क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि जी आपने ऐसे फेल सेफ मेजर्स या ऐसे स्टेप्स लिए हैं अपनी मार्केट के अंदर जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं, अदर देन लोकल इन्वेस्टर्स, वो तो है ही है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको एक हायर प्रीमियम की तरफ ले जाते हैं। मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो टारगेट मुझे दिखता है अभी वो 38,000 तक का है। अब वो 14 जून से पहले हो जाए या 14 जून के बाद हो, बट अराउंड दैट पॉइंट जाके मार्केट फंडामेंटली प्राइस इन कर लेगी अपने तमाम वेरिएबल्स को। और ये जो सेलिंग वाला फिनोमेना है, ये जब भी कंसोलिडेशन फेज शुरू होता है तो एक ब्लू चिप्स में से छोटे इन्वेस्टर्स या वो लोग जो ट्रेडिंग पोजीशन जिन्होंने ली होती है वो एग्जिट करते हैं और वो हाई रिस्क इवेंट्स की तरफ। उनका एम ही होता है कि इस पे 2 रुपये कमा लूँ या 4 रुपये कमा लूँ, तो वो उनके लिए बहुत हो जाता है। उसके साथ ही ये सेकंड थर्ड टियर नेम्स में काफ़ी टर्नओवर होने लगता है। आपने पिछले हफ्ते देखा भी होगा एक्सचेंज पे बहुत सारे नोटिसेस आए TRG वगैरह, DCL और इन सब की तरफ से कि जी देयर इज नो मटेरियल इन्फॉर्मेशन एज सच जिसकी बेसिस पे ये स्टॉक में इतना हैवी वॉल्यूम्स हो रहे हैं। इट्स जस्ट एंथुसियाज्म कि जी अब ब्लू चिप्स चल गए तो चलो सेकंड थर्ड टियर को भी साथ लाके खड़ा कर दें उनके। तो इट्स जस्ट प्राइसिंग इन, जो री रेटिंग इवेंट आना है उसकी प्राइसिंग इन हो रही है। अच्छा ये बताइए कि आपका जो विजन 2016 का आपका जो प्लान था लेके आप जा रहे हैं दूसरी दुनिया में हर जगह एज ए इंटरनेशनल सेल्स स्टाफ, अभी रिसेंटली आपने कहाँ पिच किया जाके? अभी रिसेंटली हमारी हांगकांग में ही सबसे रिसेंट हुई है, जो हमारी टीम गई है और वहाँ पे जाके इन्वेस्टर से चंद एक मिलकर आई है। अगेन दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अस कि हमने इतने स्टेप्स लिए हैं और इस तरह से हम MSCI के लिए इंक्लूड होने जा रहे हैं। ये जो स्टेप्स लिए गए पिछले 6-8 महीने में जिस पे आम ब्रोकर बड़ा नाराज़ भी रहा जी कि बड़ी सख्ती हो गई है, ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, ये ऑडिट वो ऑडिट, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल गेम। टू बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल emerging market, you have to do all this. You have to enforce rules and laws जो बाकी दुनिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, और साथ साथ वो जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है वो आपने इन्फोर्स लाना पड़ेगा, whether somebody likes it or not. ने रिसेंटली एक नोटिस भी इशू किया था जिसमें इन्वेस्टर से उन्होंने ओपिनियन मांगा है, स्टेक होल्डर से, कि अगर मार्केट के सर्किट ब्रेकर्स बढ़ाए जाएं 5%, नॉर्मली दुनिया में 5% का सर्किट ब्रेकर्स नहीं होते, ज़्यादा हॉल्ट्स होते हैं उनके यहाँ, ट्रेडिंग हॉल्ट्स होते हैं, और अक्सर जगहों में कोई सर्किट ब्रेकर नहीं होता। एक दिन में स्टॉक कितने का होता है? हॉल्ट डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, बट 7% पे भी हॉल्ट लगते हैं, 10% पे भी हॉल्ट लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस मार्केट की आप बात करें। लेकिन ऐसे नहीं होता कि सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाए कि जी इससे ऊपर प्राइस मूव नहीं कर सकती। US वगैरह की जो मार्केट्स हैं वहाँ एक दिन में स्टॉक 30-30, 40-40% मूव कर जाता है। कोई ब्रेक है ही नहीं वहाँ पे? अच्छा। और हॉल्ट्स के भी ज़्यादातर इस तरह के आपने इन्वेस्टर से सजेशन मांगी कि ऐसा किया जाए, तो अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या सजेशन देते हैं और KSE उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। दिस इज आल्सो मोर इन लाइन विद ब्रिंगिंग आवर जो करंट प्रैक्टिसेस हैं उसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के एट पार लाने के लिए। रिसेंटली चाइना ने हॉल्ट इम्पोज किए थे, अगर आपको याद हो, जनवरी में वो 3 दिन इम्पोज किया उन्होंने, हॉल्ट एक्सचेंज क्रैश कर गया उनका, और प्रॉब्लम आ गई, उसको सारे को उन्होंने रिवर्ट बैक करना पड़ा उस डिसीजन को। सो मच सो जब जिस बंदे ने वो हॉल्ट डिज़ाइन किए थे, ही हैड टू गो अवे, उसको जाना पड़ा, उनकी नौकरी भी चली गई इस चक्कर में। जी। तो हॉट आमतौर से होता नहीं है, आप यू लेट द मार्केट मूव एज दे वांट, लाइक एनी प्राइस अदर प्राइस। इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ भी जो सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इमोशंस को कूल डाउन करने के लिए लगाया जाता है, आइदर ऑन द लोअर साइड और ऑन द अपर साइड। वहाँ पे भी हॉल्ट्स का पर्पस ये होता है कि वो जो एकदम से मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाता है और एक के पीछे एक भेड़चाल शुरू हो जाती है, उसको पॉज लगाने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए आधे घंटे के लिए मार्केट हॉल्ट कर दी ताकि लोग ठंडे हो जाएं, इमोशंस काबू में आ जाए, थोड़ा सा सोच क्या क्यों ले रहे हो, ये लिक्विडिटी अरेंज करनी है, पोजीशन सेटल करनी है, कुछ वो सारा कुछ उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया जाता है।
अच्छा, तो आपने कहा कि हांगकांग वगैरह आप गए, तो वाई हांगकांग वगैरह पे कितना आप लोग और लोगों का भी मैंने सुना है जो इंटरनेशनल सेल्स जी में पाकिस्तान में ये फार ईस्ट में क्या अट्रैक्शन है कि इतने लोग जा रहे हैं? हिस्टोरिकली जो आपके दो बड़े फाइनेंशियल हब फार ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं वो एक सिंगापुर है और एक हांगकांग है, और इनकी काफ़ी पार्टिसिपेशन रही है पाकिस्तान। बैंकॉक भी लोग जाते हैं? बैंकॉक कम जाते हैं लेकिन बिल्कुल जाते हैं, इसी तरह से वियतनाम भी जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। उसको इस तरह से देखें कि एक कोई भी इंटरनेशनल फंड या कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो बैठा हुआ है उसको एक हब चाहिए होता है जहाँ से वो अपने आसपास की रीजनल कंट्रीज़ में एक्टिविटी कर सकें। कुछ केसेस में वो इंडिया होता है, इस तरह से उन्हें श्रीलंका एक्सेस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, इन सारों की एक्सेस मिल जाती है। कोई थोड़े से फार ईस्ट पे चले जाते हैं, सिंगापुर की साइड पे, वहाँ से उनको हांगकांग, जापान, चाइना और इस तरफ भी सारी एक्सेस मिल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट अ सेंटर पॉइंट जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। बाय फार जितने भी दुनिया में जो सेविंग्स हैं, जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे जो पड़े हुए हैं, वो तो सब यूएस में पड़े हुए हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डजंट कंपेयर एनीथिंग कंपेयर टू दैट। तो व्हाई योर कंपनी इज नॉट गोइंग टू यूएस एंड पिचिंग योरसेल्फ? यूएस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जाने के लिए एक वहाँ का ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए होता है। यू कांट गो एंड सॉलिसिट स्टॉक्स इन अपनी स्टॉक मार्केट को वहाँ जाके जस्ट लाइक दैट आप नहीं कि कंपनियों से जाके मिल लिए। यू नीड समबडी जो आपको शेपरॉनिंग करे, आपके साथ हो, लोकल पार्टनर हो, और उसकी गाइडेंस और गाइडलाइंस जो उसने दी हुई होती हैं उनको फॉलो करते हुए आपको स्पेसिफिक तरीके से उनको इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है। एंड नेचुरली जो सबसे बड़े फ्लोज, अगर आप साकरा का कभी डेटा निकाल के देखें, जो सबसे बड़े फ्लोज आते हैं वो यूएस से ही आते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये वही फंड्स हैं जो रहते, इनका पोजीशन यूएस में, लेकिन ये अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहे होते हैं। उसी रेडार में पाकिस्तान का भी एक छोटा सा पाई में शेयर होता है और वो हमें मिलता रहता है वक्तन फ़वक्तन। जब आउटलुक उनका चेंज होता है, जैसे कि पिछले साल हुआ फेडरल रेट हाइक की वजह से, तो वही पैसा वापस पुल आउट होना शुरू हो जाता है। So we are in the pipeline right now. What is the progress in US for you? वी आर इन टॉक्स विद सम ब्रोकर्स ओवर देयर, और जैसे ही हमारा कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा इस सिलसिले में तो हम डेफिनेटली इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगा। और नेचुरली व्हाट अबाउट अदर मार्केट्स लाइक यूके और ये सब भी तो काफी यूके वगैरह भी हमारे रेडार पे हैं, बट एट वन एट अ टाइम का पॉइंट है कि जी पहले यूएस फर्स्ट यू विल हिट द यूएस एंड देन यू विल गो, क्योंकि रीजनल तो हमने कवर कर लिया है, अब हम यूएस की तरफ हमारा फोकस है। अच्छा, यूएस पे बात करते हुए आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट। मुझे अभी पिछले शो में एक साहब ने, कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने कॉल की, ही लुक्ड क्वाइट इंटेलिजेंट, अपीयर्ड काफ़ी नॉलेजेबल। वो कहने लगी कि वाई वी डोंट हैव हेज फंड्स इन पाकिस्तान। तो मैंने उनसे सवाल काउंटर कर दिया कि व्हाट इज़ हेज फंड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेज फंड एंड म्यूचुअल फंड विच वी हैव। तो वो कुछ डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे थे कि हेज फंड्स बड़े 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 प्राइम कंपनीज में लगाते हैं और वो शिफ्टिंग करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी समझाएंगे? मुझे नहीं पता। रूल्स एंड रेगुलेशंस का फर्क होता है, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई ऑन म्यूचुअल फंड्स कंपेयर्ड टू हेज फंड्स। हेज फंड इज बेसिकली ए म्यूचुअल फंड। इट इज काइंड ऑफ अ फंड जिसके पास बहुत सारा डिस्क्रिशन होता है ऑफ मूविंग पोजीशंस, मूविंग अराउंड। अच्छा, आप काफी डिस्क्रिशन देते हैं हेज फंड को जी, कि वो अपना स्ट्रेटजी के मुताबिक जो चाहे करे, एज लॉन्ग एज they give you a good return in the long run. म्यूचुअल फंड पे काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके ऊपर आपका म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बैठी है। वो सब कॉलर यही कहना चाह रहे थे कि म्यूचुअल फंड नॉर्मली फॉलोज द मार्केट, ट्राइज टू बीट द कराची स्टॉक मार्केट। कराची स्टॉक ने अगर जो बेंचमार्क रखा हुआ है फंड्स की टाइप पे 30 इन्होंने किया तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम 32 कमा के दिखाएं। दे रिमेन क्लोज टू दैट। लेकिन हेज फंड कैन बी एनीथिंग, इट कैन गो बैंकरप्ट, इट कैन गो बस्ट because of a wrong decision। एक ऐसे मुल्क में लगा दिया आपने, जाके बैठ गया बिल्कुल, या कोई ऐसी चीज पे ज्यादा बेट ले लिया आपने। बेट साइज भी होता है ना, अब जैसे म्यूचुअल फंड, आई हैव वर्कड इन अ म्यूचुअल फंड एज अ फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 1% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं लगा सकते। 10 से ज्यादा मेरे ख्याल में किसी पे अलाउड नहीं है। लेकिन जो हेज फंड है उसके पास ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपना एक्सपोजर सारा एक मुल्क में भी लगा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। जैसे एप्पल के शेयर इतने जोरदार गिरे तो जिसने बहुत ज्यादा एप्पल पे लिया होगा वो तो बुरी तरह हिट हो गया होगा। एप्पल के साथ बड़े मसले चल रहे हैं, चाइना में पेटेंट भी हार गए वो, और उनके कुछ सेल्स के नंबर जो हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं। सैमसंग से हारे, सैमसंग वापस आ गया, बैक इन द लाइमलाइट आ गया, उसके नंबर्स बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं। बट एप्पल का भी रिसेंट बड़ा एक ऑलमोस्ट $1 बिलियन की बर्कशायर हैथवे ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। ये वही वॉरेन बफेट वाली कंपनी है, बिल्कुल 900 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और इसके अलावा भी मतलब एप्पल इज़
इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ। उनके जो मॉडल्स हैं उसके अंदर कोई नई इनोवेशन नहीं आ रही है, और नेचुरली जो भी उसके रिटर्न्स हैं, जो परफॉर्मेंस रही है वो एक फ़ैन क्लब की वजह से रही है। उसका एक स्टेटस सिंबल है, फ़ैन क्लब है, जो कि एक्सक्लूसिवली सब यहाँ पे लेना है कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन मार्केट हमारी आज काफ़ी बड़ी 265 प्लस पे जाके गिर गई। न्यूज़ रूम से बार बार पूछता रहा कि कोई नेगेटिव न्यूज़ बताओ, उन्होंने कहा कोई नहीं है। तो इट्स प्योरली सिंपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द राइज ऑफ द मार्केट फ्राम 34 to 36 प्लस, और वी आर वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाई ऑफ 36,470 वगैरह। आज 390 तक तो गई, और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म व्यू के लोग होते हैं जिनका एम ही छोटा मोटा होता है कि 5-10 रुपये कमा लिए वो बेच के निकल जाते हैं, उसकी वजह से सेलिंग आ गई। इट्स फाइन, वी आर एट ए कंसोलिडेशन स्टेज एट अबव 36, मोर देन हैप्पी विद दैट। आज हमारे साथ एज ए गेस्ट डॉक्टर रसूल साहब हैं, जिन्होंने 2000 पहले से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन याद मुझे अच्छी तरह कि जनवरी में आए थे ये, और इन्होंने कहा था कि 2016 बेहतर होगा डिस्पाइट द वेरी बैड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 2015। और इनका काम है कि पाकिस्तान को जाके ये बेचने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हैं, जाहिर है कि भाई यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ। टफ़ जॉब स्पेशली अंडर दो सर्कमस्टांसेस, लेकिन इन लोगों के जो कंपनी का जो प्लान था, अल्लाह ने इनको हेल्प किया है कि वो अब काफ़ी सही होता नज़र आ रहा है। एंड दे आर कंटिन्यूइंग देयर बिट। फार ईस्ट के साथ साथ अब अमेरिका में बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये। तो इनका ये कहना है कि मार्केट इज़ सपोर्टिंग दिस लेवल, और अब वो 38,000 देख रहे हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ जून वगैरह। डॉक्टर साहब, ये तो मार्केट की बात रोज़ाना होती है, लेकिन ये हैज फंड और म्यूचुअल फंड के एक एजुकेशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज जो कॉलर ने कहा कि जी वाई वी डोंट हैव हैज फंड्स, तो आपने जो डिफरेंस समझाया मुझे वो ये है कि हैज फंड में बेसिकली यू हैव टू हैव लॉट ऑफ फेथ ऑन द जेंटलमैन और द ग्रुप ऑफ पीपल हुम यू आर गिविंग अवे योर मनी। लाइक जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, वॉरेन बफेट का आता है। उनकी जजमेंट सही हो गए तो आप बड़े कामयाब हो गए, नहीं हुए तो आप बड़े। जबकि म्यूचुअल फंड में यू गिव द मैनेजर्स वेरी लिमिटेड अथॉरिटीज़। जी, म्यूचुअल फंड्स इस तरह से हैं कि जो हमारी एक म्यूचुअल फंड एसोसिएशन बैठी हुई है, SECP रेगुलेटर बैठा हुआ है, और म्यूचुअल फंड्स के जो तमाम होल्डिंग्स होती हैं वो एक कस्टोडियन के ज़िम्मे होती हैं, और नॉर्मली वो CDC ये रोल ट्रस्टी का रोल प्ले कर रहा होता है। जो कस्टोडियन होता है इज़ ऑल्सो अ ट्रस्टी ऑफ दैट फंड। ये सारे ओवरसीयर्स बैठे होते हैं जो आपकी मूव्स को देख रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा वेरिएंस ना हो, कि एक फ़ंड जो है वो बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टाइल पे चल रहा है और एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रहा है, जो कि इवेंचुअली रिस्क प्रोफाइल अपना ख़राब कर रहा है और इन्वेस्टर्स को लॉस कर रहा है। और इन्वेस्टर्स जो है उसके वो जनरल पब्लिक है, आम आवाम है जो वहाँ उसमें उन फंड में पैसे डालती हैं। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इनको दे दी गई हैं म्यूचुअल फंड्स को, कि यू हैव टू फॉलो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फंड। एक्चुअली फंड्स की टाइप भी हैं, कुछ हार्ड कोर इक्विटी फंड्स हैं जो सिर्फ इक्विटी में लगाते हैं, कुछ फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं जो फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, फिर देयर आर हाइब्रिड फंड्स, कैपिटल प्रोटेक्टेड, कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, और उसी टाइप्स और उसके मॉडल के लिहाज से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस लगी हुई हैं। म्यूचुअल फंड्स हैव टू परफॉर्म विद इन दोज गाइडलाइंस एंड विद इन दोज रिस्ट्रिक्शंस जो उनके ऊपर लगी हैं, और नेचुरली वो अपना रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते इसी वजह से, और उनको अपने तमाम एक्शंस जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं उसको जस्टिफाई करना होता है, उसकी रैशनल देनी होती है उन्होंने। दे कांट जस्ट डू थिंग्स कि जी मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ले लिया, या मेरा ओपिनियन है, मैं आई एम श्योर अबाउट माई ओपिनियन। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एवरीथिंग हैज़ टू बी रिसर्च बेस्ड, रिसर्च बैक्ड, लॉजिकल राइम एंड रीजनिंग उसके पीछे होनी चाहिए, और तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। एंड वंस अगेन इट शुडंट बी अ सिंगल पर्सनस डिसीजन, बट एक टीम होनी चाहिए जिसका डिसीजन होता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कमेटियां बनाई जाती हैं तमाम EMCs के अंदर, जो बैठती हैं, डिस्कस करती हैं मार्केट्स को, और डे टू डे बेसिस पे अपने डिसीजंस लेती हैं उसी हिसाब से। अच्छा, हेज फंड ऑन द अदर हैंड इज लाइक एक ग्रू आपने मान लिया वॉरेन बफेट को या जॉर्ज सोरोस को, इसके अलावा बहुत ठीक है, उसके पीछे भी पूरा एक ग्रुप होता होगा। लेकिन जैसे कि हम लोग सुनते रहते हैं कि वॉरेन बफेट बड़े मज़े से कहते भी हैं, आई बेट ऑन दैट, आई लुक बिकेम राइट। अच्छा, जॉर्ज सोरोस का हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि वो भी बहुत मशहूर शख्सियत, और उन्होंने UK करेंसी के ख़िलाफ़ बेट किया, और उसके बाद मलेशियन करेंसी के ख़िलाफ़ बेट किया। और इसमें बताइए कि कोई और इंस्टेंसेस बताएं जहाँ पे पीपल गो रॉन्ग एंड वी डोंट हियर अबाउट देम बिकॉज दे आर गॉन। देखिए, नॉर्मली तो हेज फंड्स पाकिस्तान में ऐसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बाहर ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी पाकिस्तान में एक्सपोजर होते हैं, लिमिटेड एक्सपोजर होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानीज़ कैन इन्वेस्ट इन दैट?
बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट नेचुरली आपको प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, ऐसे स्टेट बैंक के थ्रू जिस तरह से पैसा भेजा जाता है उसी तरह से भेजा जाएगा। पैसे बाहर भेजना और बाहर से रेमिट कराना वापस, इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस जिसके थ्रू आपको ये स्टेट बैंक हैज टू बी डन। जी, स्टेट बैंक को इन्वॉल्व होना चाहिए एंड ऑल गाइडलाइन शुड बी फॉलोड। टैक्सेशन वगैरह भी उस पर लगती है और जो फीस वगैरह लगती है वो आपने पे करनी होती है। जहाँ तक बात है कि मशहूर हेज फंड्स की, तो दुनिया में बहुत सारे हेज फंड्स हैं और अगर हम नाम गिनने बैठ जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है कि एक बड़ा हेज फंड था जिसका पाकिस्तान में भी एक्सपोजर था और वो हेज फंड बिकॉज ऑफ अ सर्टन बेट अगेंस्ट, उन्होंने यूरो के अगेंस्ट एक बेट ली हुई थी कि, और वो बेट उनकी उल्टी पड़ी। नेचुरली फंड को बहुत सारे वो यूरो को गिरा रहे थे। नहीं, एक्चुअली उन्होंने स्विस फ्रैंक पे बेट ली हुई थी। स्विस फ्रैंक एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज पेग्ड विद यूरो एंड यूरो नीचे जा रहा था और इन्होंने स्विस फ्रैंक शॉर्ट किया हुआ था। जैसे जैसे स्विस फ्रैंक नीचे जाता, यूरो नीचे जाता गया, स्विस फ्रैंक भी साथ साथ नीचे जाता गया एंड देयर बेट वाज एक्चुअली स्पॉट ऑन। लेकिन जब यूरो के डिक्लाइन के चांसेस और फर्दर बढ़ गए और ये बातें होने लगी कि जी यूरो माइट हिट डॉलर पैरिटी पे आ जाएगा और $1 के बराबर आ जाएगा, तब स्विस गवर्नमेंट ने ओवरनाइट डिसीजन लेके उसको अनपैक कर दिया था अपने जो करेंसी है उसको। करेंसी शॉर्ट ऑफ 30-40%। स्विस फ्रैंक कुड मूव एनीवेयर, नो कनेक्शन विद यूरो। चूंकि वो ड्रैग डाउन इफेक्ट आ रहा था उस पे यूरो का, तो जैसे ही वो अनपैक हुआ 30-40% वो रैली कर गया विद इन द सेम डे ओवरनाइट। तो ये फंड तो तबाह हो गया होगा जी, एक रात में, 2 रात में। फिर इवेंचुअली उसकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको रैप अप करते हैं फंड को और तो इससे बड़ा रिस्की चीज़ है फिर तो ये पाकिस्तान में। नहीं, ये अच्छा ही है। पाकिस्तान में हम 5% कैप को 7% करते हुए डरते हैं, तो आई थिंक हेज फंड से दूर रहना चाहिए हमारे लिए। बहुत ज़्यादा था उसको मैं यही कहूँगा कि भाई वी आर प्रोबब्ली नॉट इन स्टेज टू डू दिस। और एक्चुअली जो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा इन्वेस्टर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट्स हैं भी उसमें कोई वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट के अंदर। यही मार्केट 2005 और 2008 के दरमियान मुझे याद है 1 बिलियन शेयर का काम रोज़ होता था। किधर है वो? 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन पे बस हो जाती है। आजकल 200-250 हो रहा है। 200-250, वो भी सेकंड थर्ड टियर की वजह से। जब ये वापस बैक ब्लू चिप चलना शुरू होंगे ये वॉल्यूम फिर से आप देखेंगे कि नीचे की तरफ चला गया। आई वाज टॉकिंग अबाउट PIBTL टुडे, 60 मिलियन का टर्नओवर है एक दिन का। 100 इंडेक्स का 169 मिलियन का टर्नओवर है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि 100 इंडेक्स में उसकी कॉम्पोजिशन तो 40% से ऊपर की रही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक शेयर और उसकी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, उसको उन्होंने दम बढ़ा दिया इतना ज़्यादा। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम लीडर्स देखें तो उससे लोग कमेंट करने के लिए था, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स आई डोंट कमेंट बिकॉज आई वुड रिकमेंड। इन IBTL में हमेशा करता रहा हूँ बिकॉज आई नो दिस प्रोजेक्ट, आई बीन विजिटिंग एंड ऑल। और ये मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी यहाँ पे। बल्क टर्मिनल एक ही कराची में आपने देखा होगा, बहुत ही छोटा सा है, बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये बन जाएगा तो अच्छी चीज़ है ये। इनका बल्कि आज इनके CEO का भी स्टेटमेंट आया था ब्लूमबर्ग के ऊपर। इन्होंने कल कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है जिसमें दे आर रीआइट्रेटिंग द फैक्ट कि नवंबर तक हमारा प्लांट कंप्लीट, ये PI बल्क टर्मिनल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 5 साल में पाकिस्तान जो है वो 15 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करने लगा। दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली फॉर कोल। और उसकी रैशनल उसके पीछे ये है कि चूँकि इतने सारे आपके कोल बेस्ड पावर प्लांट्स अब बनना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन आने वाले हैं, जो अगले 1 से 2 साल में कोल की डिमांड भी जिनकी शुरू हो जाएगी, तो इट्स ओनली नॉर्मल कि आपकी कोल की इंपोर्ट्स बढ़ना। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जैसे कराची पोर्ट पे भी आप देखेंगे मेजर कार्गो इज़ कोल इंडीड, बट जब हम वीट या इस तरह की चीज़ भी एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं तो इन्हीं से करते हैं जो ओपन डर्टी कार्गो जो होता है। तो और चीज़ें भी जाए करेंगी ये। और मैं इस तरह से व्यू लेता हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू, कि जैसे ये जो हम पोर्ट देखते हैं कराची पोर्ट में 1700 कितने में बना था ये, सॉरी, और आज तक वो काम कर रहा है। वो जो पोर्ट की छोटी सी ज़मीन है जहाँ ये माल उतरता है चढ़ता है, उसकी तो बड़ी वैल्यू है, 24 घंटे वो बिजी रहता है। तो ये जो लोग इस पे लगाएंगे तो वो एक वैल्यूबल और अच्छी चीज़ पे लगा रहे हैं। बट इसमें देखिए ना, डिप्रिसिएशन है ना कुछ और है, और अभी कन्वेयर बेल्ट भी गवर्नमेंट ने लगा दिया ट्रकिंग के लिए। तो दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपको एक सॉलिड चीज़ नज़र भी आती है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है कि आज ये है कल गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो जाएगा? ज़मीन तो रहेगी ना। तो इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट रिकमेंड करते हुए डर नहीं लगता। काफ़ी अर्से तक वो ज़मीन पे ही चलता रहा एक्चुअली। अच्छा, उस पर कोई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। ये जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, जितना भी लोहा वहा डाला था वो आज तक वैसे ही खड़ा है और रहेगा। तो इस लिहाज से मैंने इसको हमेशा सपोर्ट किया इन दैट सेंस। और 1-2 दफ़ा मैंने जाके विज़िट भी किया उसको। अभी एक जानने वाले ने जो जाके विज़िट किया, कह रहा अब तो बड़ी सिक्योरिटी टाइट हो गई, वहाँ पे जाना मुश्किल हो गया। शुरू में खुली ज़मीन थी तो चले जाते थे, अब मुश्किल है। तो आप सही कह रहे हैं कि जो अभी जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये सब छोटी छोटी कंपनी से हो रहा है। कराची इलेक्ट्रिक,
2009 में आया था तब भी 7 का था, आज भी 7 का है। Although I'm not trying to raise any alarms right now, but इसी तरह की रैली हमने पिछले साल मार्च ऑनवर्ड्स देखी थी, मार्च से अगस्त तक, जो कि सारी की सारी सेकंड थर्ड टियर स्टॉक्स पे बेस हुई थी। उसी रैली के दौरान इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था 36,471 का, जो हम आज डिस्कस भी कर रहे हैं। बट उसके बाद चूंकि वो कोई ब्लू चिप बैक रैली नहीं थी, ओवरऑल आउटलुक ख़राब था गोइंग फॉरवर्ड के लिए कि जी रुपी की डिवैल्यूएशन का रिस्क है, फॉरेन फ्लाइट का रिस्क है, तो मार्केट चूंकि सेकंड थर्ड टियर बेसिस पे चली थी तो वहाँ से वापस भी बहुत ज़्यादा हुई और काफ़ी सिग्निफिकेंट पुल बैक लिया। मार्केट ने कोई 18-19% के करीब पुल बैक कर लिया था, जो कि अब जाके 23 फरवरी के ऑनवर्ड्स पूरे का पूरा रिवर्ट होना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट। अब लुकिंग गोइंग फॉरवर्ड अगर ये रैली टूटती है और ये जो शेयर्स हैं जिनको मैं अक्सर को रिकमेंड नहीं कर पाता, एक शेयर दिखाऊँ आपको, हंसी आएगी। आज के वॉल्यूम रीडर में एक कंपनी है एमटेक्स लिमिटेड, ये शायद वही शेयर जो जिस पे वो AKD को प्रॉब्लम हुई। ₹1.80 का शेयर है, इसमें 3.5 मिलियन का काम। भाई इस पर क्या काम हो रहा है भाई, क्यों काम हो रहा है एक कंपनी जो इस हालत में है? देखिए, इन्वेस्टर्स की टाइप बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो मार्केट में काम कर रहे होते हैं। कोई रिस्की बेट्स लेना चाहते हैं, कोई नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लेना चाहते हैं। किसी को ये लगता है कि अगर मुझे यहाँ से 8 आने भी बन रहे हो और मेरे पास 1 मिलियन शेयर हो तो मैं 5 लाख रुपए तो बना ही लूंगा ना मैं। वो ये नहीं सोच और रहा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी है। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहा कि इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बड़ी है। ही डजंट नो। आज एक कॉलर ने कॉल किया साहिवाल से, ही इज़ इलेक्ट्रिशियन, अपरेंटली स्मॉल इन्वेस्टर। उसको किसी ने परवेज़ अहमद सिक्योरिटी खरीदवा दिया अच्छे रेट्स पे, जब 100 का भी हो गया था ये जी, अब वो 2 रुपये का है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी ज़्यादती है कि आप ऐसे ऐसे शेयर्स खरीदवा देते हैं। देखें, एक और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है इसके पीछे। जब एज एन इन्वेस्टर मैं एक शेयर लेता हूँ, वो 5-6 रुपये ऊपर बढ़ता है, मैं उसको बेच देता हूँ और अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। बट जब वो 5 रुपये नीचे जाता है तो मैं नहीं बेचता उसको, मैं उसको ज़ीरो होते तक देखता हूँ ऑल द वे। तो ये बड़ी ज़्यादती, अपने साथ ज़्यादती है ये। इसको इसलिए एक बेसिक मिनिमम डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। बिफोर आपने 6 रुपये की बात की, जब मैं 2009 में यहाँ आया और 1-2 शेयर्स के में चला गया, शेयर शॉप नाम की दुकान थी मेरे घर का, बड़े स्मार्ट लड़के लड़कियाँ बैठे हुए वहाँ पे और लोगों को कह रहे हैं कि हमें दे दो फंड, हम आपको मैनेज करेंगे। 1 लाख पे 5,000 रुपये महीने। तो मेरे पास कुछ करोड़ रुपए थे, मैंने कहा यार 1 करोड़ दे दिया। मैंने अम्मी भी कहा यार यहाँ तो पैसा ही पैसा है, 1 करोड़ रख दूँ तो इतना आएगा 5 लाख रुपए के हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हमारा अपना घर है, सब कुछ है। तो अम्मी भी बड़ी हंसी, कह रही इतना ज़्यादा। हमने कहा अम्मी इसीलिए हो नहीं सकता, दिस टू गुड टू बी ट्रू। और इसमें ऐसे शेयर्स जिनको अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। एसगार्ड ले लीजिए, एसगार्ड लेना, मैं एसगार्ड क्या चीज़ है, मैं समझा कि एसगार्ड कोई बहुत ही बड़ी अमेरिकन कंपनी है जिसने बहुत बड़ा यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिट लगाया है, जो कंपोजिट यूनिट होगा, इसीलिए इतना नाम है। 110 रुपये का शेयर, एसगार्ड ले लें। इस तरह के शेयर्स को वो बढ़ाते थे। खैर मैं उस ट्रैप में नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग पढ़े वो तबाह हो गए। वर्ड ऑफ माउथ पे जो लोग काम करते हैं ना, वो फंस जाते हैं नॉर्मली इस तरह की चीज़ों पे कि जी लोगों से सुना या किसी ने कह दिया या अच्छा, वहाँ आपने जो बात कही ना कि वो जैसे कि अच्छा लगता है, जैसे हेज फंड वाले वॉरेन बफेट साहब को कोई चीज़ अच्छी लग गई तो लग गई, उस्ताद हैं। तो यहाँ जितने बैठे हुए होते हैं ना ये ऐसा हाउसेस में, सब वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस से ऊपर ही होते हैं। वो आपसे कहेंगे ये ले लो, आप पूछेंगे क्यों, तो कहेंगे अच्छा लगता है। अब मैंने कह दिया अच्छा लगता है तो बस ख़त्म बात। मैं उस्ताद हूँ, यहाँ का बड़ा उस्ताद बैठा हुआ हूँ, मैं मुझसे ज़्यादा समझते हो। इत्तेफाक से वो जो साहब बैठे हुए थे उसी यूनिट में मेरे घर के पास, पहला वो भी PhD अपने आप को डॉक्टर कहते थे अपने आप को। अब नाम सुन के मैं डर गया, मैं डॉक्टर है भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। अब वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, आप उसको कैसे आप डिफाई कर सकते हैं, या उस पर आप लॉजिक क्यों पूछ रहे हैं? यू हैव टू डिपेंड ऑन दैट जीनियस गुरु। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब रही है, उससे भी हमारे मार्केट में बड़ा बुरा असर हुआ। उसी ज़माने में जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो 1 लाख रुपए लगाया और आस्ते आस्ते वो ज़ीरो हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखिए, अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द बिहेवियर। अगर रिस्की बिहेवियर होगा तो रिस्की आउटकम होगा। अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी रिसर्च करने की सलाहियत नहीं रखते तो एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस और नो हाउ डेवलप कर लें कि जो रिसर्च आती है मार्केट में उसको पढ़ें, उसको समझें, अपना अंडरस्टैंडिंग बेसिक बनाएं स्टॉक मार्केट बिहेवियर्स की, एंड देन इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर जस्ट लाइक दैट इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, अच्छा, आप गाड़ी भी चलाने जाते हैं तो पहले लाइसेंस लेते हैं, चलाना सीखते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, जस्ट लाइक दैट तो नहीं जाते आप। अच्छा, वो जो आपने बात की कि 6 रुपये पे निकल गए, उस वहाँ जो मैंने देखा पैटर्न वो ये था कि आपको एक लिमिट मिल गई और लोग खेलना शुरू, सुबह से आ गए। अक्सर लोग रिटायर्ड लोग भी होते हैं जिनको बहुत बुरा असर, उनका सेहत पे बुरा असर पड़ा।
वो आ गए, अब वो 2 रुपये POL बढ़ा, उन्होंने बेच दिया, अब खुश हो 2 रुपये कमा लिए 2 रुपये। अब POL गिरना शुरू हुआ, 100 रुपये नीचे आ गया, उनकी तो जान निकल गई, तबाह हो गए। और ऐसा होते हुए देखा। और वो जो आपने बात की ना कि जब 2 रुपये माइनस पे आया था उसी वक्त निकल जाते तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन दे वेट टिल कि शायद अब बेहतर हो जाए। वो 4 रुपये हुआ, 8 रुपये हुआ, 10 रुपये हुआ, उनके पास they have no limit to cut। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मैं अगर अपने घर से निकल रहा हूँ, मेरा घर गुलशन में और मैंने क्लिफ्टन जाना है, तो मैं पूरा रास्ता अपने दिमाग में प्लान करता हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा, इस ब्रिज से उल्टे हाथ मुड़ूंगा, फिर सीधा जाके यहाँ से उल्टे हाथ मुड़ूंगा। ऐसा नहीं होता कि गाड़ी लेके रोड पे निकल गए और जहाँ समझ में आई वहाँ मोड़ ली। इट डजंट लाइक दैट। स्टॉक मार्केट भी ऐसी नहीं है। जब आपने ट्रेडिंग डिसीजन लिया है तब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये उल्टा पड़ा तो मैंने कहाँ निकलना है, ये सीधा पड़ा तो मैंने कहाँ निकलना है, अगर ये यहीं खड़ा रहा तो मैंने क्या करना है। आई नीड टू हैव ऑल माई बेसिस कवर्ड, ऑल माई सिनारियोज कवर्ड, देन मुझे वो इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बगैर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक बड़ी ऐसी बात कहता हूँ, लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। आपने बंदर को पकड़ते हुए देखा है? बंदर को कैसे पकड़ते हैं? नहीं देखा है, मैंने देखा है। उसके लिए ऑल यू हैव टू डू, बंदर बहुत ज़हीन जानवर है ना, सबसे ज़हीन इंसान के बाद के करीब तरीन है। हाँ, करीब तरीन है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करते, एक होल बनाते हैं, उसके अंदर स्टील का एक रिंग फिक्स कर देते हैं किसी तरह से, और उसके अंदर रख देते हैं केले। खुशबू होती है तो बंदर आता है, देखता है अंदर, इधर उधर देखता है, फिर उसके बाद केले पे हाथ डालता है। केले को जब वो पकड़ लेता है ना तो मुट्ठी बंद हो जाती है उसकी। अब वो निकालने की कोशिश करो, वो इतनी, वो सुराख इतनी बड़ा होता है कि ऐसे जा तो सकता है, ऐसे निकल नहीं सकता। अच्छा, अब वो बंदर ने वो केले को पकड़ लिया, उसके बाद इधर उधर देखा कि लोग भी आ रहे हैं उसके करीब, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं उसको। आप चाहे आराम से उसको पकड़ लें। तो ह्यूमन नेचर टू बी, थोड़ा सा ब्लंट बात है, लेकिन लगता है कि अभी भी हम लोग बंदर के स्टेज में हैं। नहीं, देखिए, इसी का लोग फायदा उठाते हैं। अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, इसी का लोग फायदा उठाते हैं। आप जितने पॉन्जी स्कीम्स देखते हैं, डबल शाह, फलाना शाह, सब क्या करते हैं? कोई बंदूक लेके नहीं आता, आपसे सिर्फ कहता है कि मैं 200% कमा के दूंगा, आपके अंदर लालच आ जाती है। लेट 80s में आपने देखा होगा कितना बड़ा स्कैम पाकिस्तान के अंदर हुआ था, समद वाले, पायनियर, अभी रिसेंटली मुदारबा के नाम पे मौलवियों को सामने रख के अरबों रुपए लेके चले गए लोग, लूट गए। अब हम यही कहते रहते हैं कि भाई 20% बहुत अच्छी रिटर्न है, दुनिया भर में नेगेटिव -2 चल रहा है, तो तुम क्यों 200 पीछे के पड़े हो? 200 तो कभी नहीं आएगा, हमेशा लॉस ही होगा। आप 20% मिल जाए, अल्लाह का शुक्र मनाएं, कॉस्ट को अपना कम रखें, ज़िंदगी को सिंपल गुजारें। सर, लोग रिस्क नहीं सोचते यहाँ पे कि रिस्क क्या चीज़ होती है, कि जी मैंने ले तो लिया है, लेकिन साथ में ये भी तो देखो तुम लूज़ कितना करने वाले हो। अगर ये तुम्हारी कॉल एज इट इज़ नहीं गई जैसी तुमने सोची थी या दिमाग में प्लान की थी, तो फिर डाउन साइड क्या है? यू हैव टू हैव एन एग्जिट प्लान। अगर एग्जिट प्लान नहीं है तो फंस गए, फिर वो वर्ल्ड पूरा बहुत बहुत शुक्रिया आप कहने का। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एफर्ट्स इन स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस। और इंशाल्लाह आपका जो 2016 का जो पेपर लेके आप आए थे जनवरी में, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये हमारे डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं जो हमको जाके हमारे पाकिस्तान की बेहतर पिक्चर शो कर रहे हैं दुनिया भर में। लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और बड़े हार्ड वर्क इनका है। इनको जाके कन्विंस करना पाकिस्तान जैसे मुल्क को आसान नहीं, लेकिन आस्ते आस्ते पाकिस्तान के हालात अच्छे हो रहे हैं, इनका टास्क आसान हो रहा है। एंड इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स हाई लेवल। 38,000 की यानी नवीद आपको दे दी है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हासिल होगा। ये जो कंसर्न है कि छोटे छोटे शेयर्स में लोग लगा रहे हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इकनॉमिक फंडामेंटल्स हमें नज़र नहीं आता, तो लोगों से मशवरा यही है कि आप लोग ये छोटे छोटे शेयर्स के पीछे न जाएँ। भले वॉल्यूम लीडर्स हों, डोंट केयर, you go for the good companies which are making good returns. Honda car is a very good example, जिसका 24 रुपीज़ का EPS आया, ऐसे कंपनियों में लगाएं। 7 रुपये का डिविडेंड दे दिया, और वो दे सकता है कि इसने कमाई भी उसकी इस हिसाब से है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।